दोस्तों टाइम एंड टेंस के रूल्स पढ़ने के बाद अब बारी है एरर क्वेश्चंस की। टाइम और वर्ब के हम लोग एरर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इन एरर क्वेश्चंस से आपके जितने भी डाउट्स हैं या जो भी रूल्स आप लोगों ने पहले किए हैं वो सभी आपके एक बार रिवाइज हो जाएगा, पूरा उसका क्लियरिटी आपको वापस से मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा एरर का। The recent data released by CAG suggests that Kashmir was once volatile and was drifting drastically into anarchy। इसका पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं। देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है। The recent data released by CAG का जो recent जो डेटा रिलीज हुआ वो क्या सजेस्ट करता है, वो सजेस्ट देखो ऐसे लगा हुआ है, क्या सजेस्ट करता है कि कश्मीर was once volatile, एक किसी समय पे कश्मीर क्या थी, volatile थी। volatile मतलब बहुत ही रिस्की सिचुएशन थी, मतलब जहाँ पे ऐसी सिचुएशन जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कभी भी बिगड़ सकता है, इस प्रकार की सिचुएशन पर कश्मीर थी। एंड was drifting drastically into anarchy, बहुत तेजी से, ड्रास्टिकली मतलब बहुत तेजी से, ड्रिफ्टिंग मतलब खिसक रही है ना, चल पड़ती जा रही है किसकी तरफ, इनटू एनार्की। एनार्की का मतलब होता है वैसे तो राजशाही होता है या कोई एक ग्रुप अगर किसी पे रूल करे। जैसे आपको पता है कि कश्मीर में जो है आतंकवादी कितने ज्यादा सक्रिय होते हैं, वो अपने मंसूबों के लिए बहुत प्रयास करते हैं लेकिन कभी कामयाब होते नहीं। तो इस सेंटेंस में यही हो रहा है कि जो डेटा रिलीज किया गया सीएजी का, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि कश्मीर के जो हालात है वो एकदम ठीक नहीं है। अब दोस्तों मैंने जैसे बताया था पहले वर्ड से हम लोगों को समझना है। अभी क्योंकि ये एरर किसके ऊपर है, टेंस और वर्ब्स के भी मैंने इसके लिए हैं दोनों के। देखो टेंस और वर्ब्स की जब मैं बात करता हूं तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। जब हम टेंस की बात करते हैं इसका मतलब हम वर्ब्स में क्या चेंज आ रहा है उसकी बात करते हैं। तो दोनों के एरर्स जो है लगभग एक साथ ही हम लोग स्टडी करने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने पहले के कुछ एरर्स में बताया था, मैंने क्या बताया था, रीसेंट डेटा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखो कि आपका ये रीसेंट डेटा ये आपका सब्जेक्ट है। क्या है ये आपका रीसेंट डेटा, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट है तो भैया कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर की प्लूरल। मैंने आप लोगों को बताया था कि डेटा जो है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो ये कैसा सब्जेक्ट है आपका, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है दोस्तों। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। देखो भाई एक बार पता चल गया कि सब्जेक्ट प्लूरल मतलब अगर कोई वर्ब आया उसके बाद तो वो वर्ब भी प्लूरल होगा। कैसा होगा वो वर्ब, प्लूरल होगा। तो यही तो बस यही तो मेन है। एक बार ये चीज पकड़ ली मतलब आपने एरर्स को ढूंढ लिया। देखो आप सब्जेक्ट आपका प्लूरल, तो भैया हमारा जो वर्ब आने वाला है वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो देखो रिसेंट डेटा जो कि रिलीज किया गया सीएजी के द्वारा वो सजेस्ट, तो ये सजेस्ट में एस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, एस सिंगुलर का है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, एस यू डबल जी ई एस टी, सजेस्ट। क्लियर हो गई है मेरी बात, पहले पता चला। सजेस्ट दैट कश्मीर was, ये देखो पास्ट टेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं, once volatile, एक बार volatile था वापस से, and was drifting drastically into anarchy, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन ये एरर किसका हमको पता चला, सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट का, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब के एग्रीमेंट का मतलब क्या मतलब है, सरल भाषा में समझना है, सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, ठीक है भाई, सीधी सी बात है। और प्लूरल सब्जेक्ट के बाद आपका प्लूरल वर्ब, ये बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट है। ये कांसेप्ट बिल्कुल आप लोग दिमाग में इसको बिठा के रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट वाला क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। देखो फॉर द पास्ट, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारा, फॉर द पास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों से। देखो एक चीज ध्यान रखो, शुरू में समय की बात हो रही है। फॉर पास्ट 3 मतलब समय की कभी भी बात होती है तो इस टाइम को जो बताने वाले जो शब्द होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या बोला जाता है इनको,
परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। किसका होगा दोस्तों? परफेक्ट कंटिन्यूअस का। बताया था मैंने, एडवर्ब ऑफ टाइम मतलब जैसे कहीं पर सिंस आया या फिर कहीं पर फॉर आया या फिर उसके बाद कोई एडवर्ब ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका सेंटेंस कैसा होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा। चलो यहीं पे हमने उसको पकड़ कर लिया। ऐसे छोटी-छोटी चीजें आप लोगों को पता करना है, ठीक है? चलो एग्जाम ये देख लेते हैं। फॉर द पास्ट 3 इयर्स, पिछले 3 सालों से इंडिया वाज द मेन एपिसेंटर, मुख्य केंद्र बिंदु है किसका? वायलेंस का, हिंसा का। बट नाउ, लेकिन अब क्या हुआ कि अदर नेशंस, दूसरे जो देश है वो भी हैव आल्सो इमर्ज, वो भी क्या हुए हैं? वो भी इमर्ज, उभर कर आए हैं, बाहर आए, उभर कर आए हैं। इमर्ज एज वायलेंस प्रोन एरियाज, मतलब ना केवल हमारा भारत देश कुछ वर्षों से, 3 वर्षों से वायलेंस से जूझ रहा है, लेकिन दूसरे भी कुछ देश हैं वो भी इसी प्रकार की समस्या से जूझते आ रहे हैं। मतलब देखो एक चीज पकड़ की हमने क्या कि ये आपका टाइम की बात हो रही है, मतलब आपका सेंटेंस क्या होगा भाई साहब? आपका सेंटेंस होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब कौन सा कंटिन्यूअस होगा वो कैसे पता करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट होगा कि पास्ट परफेक्ट होगा कि फ्यूचर होगा? वो पता चलेगा इस टेंस से। ये अगर यहाँ पे इज आता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या आया? वाज आया, मतलब यहाँ पर ये वाज के बदले हम लोग क्या लगा देंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? हैड बीन। इंडिया वाज द मेन, इंडिया हैड बीन द मेन, देखो ये तो क्या हो जाएगा? मतलब पास्ट 3 years India was the main epicenter of violence, but now other nations have also emerged, ठीक है, have also been emerged as violence in the past year. India had been, ठीक है, had been हो जाएगा, had been the main epicenter of violence, but now other nations have also emerged, ठीक है, other nations have also emerged as वायलेंस प्रोन एरिया। क्लियर हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? हैड बीन। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे इसके बाद आईएनजी का वर्ड अगर नहीं हो तो जबरदस्ती आईएनजी लगाओ, ठीक है? ये याद रखना, अगर यहाँ पे वर्ड होता आईएनजी वाला होता तो हम लोग आईएनजी लगाते, लेकिन ये हमको इसको वाज को किस में कन्वर्ट करना है? हमको हैड बीन में करना है, ठीक है दोस्तों? याद रखना, ये जब तक आपको इसका रूल याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन आप वैसे ना इसको एरर पता नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसे टाइम की बात हो रही है, एडवर्ब ऑफ टाइम दिया है, तो आपका जो सेंटेंस है वो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस रहेगा, ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन है, ऑल द प्रॉपर्टी डीलर्स ऑफ द सिटी व्हिच वर टिल नाउ पेड टैक्स फॉर द यूज्ड land now has to pay tax for the unused area also। इस सेंटेंस का मीनिंग हम लोग समझ लेते हैं। अब देखो, all the property dealers of the city, ठीक है? अब ध्यान दो जरा, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? देखो यहां से लेके पूरा all the property dealers of the city, ये पूरा सब्जेक्ट है भाई। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? पूरे शहर के प्रॉपर्टी डीलर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो ये जितने भी शहर के प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ध्यान दो जरा, which were till now, जो कि अभी तक पे टैक्स फॉर दी यूज्ड लैंड, जो अभी तक क्या करते थे कि जो यूज्ड लैंड है उसके लिए वो लोग टैक्स भरते थे, लेकिन अब आगे से क्या होगा? हैज टू पे द टैक्स फॉर द अनयूज्ड एरिया आल्सो। तो मान लो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, उसने कोई लैंड को यूज किया किसी कंस्ट्रक्शन में, कोई बिल्डिंग बना के, मल्टी बना के यूज किया, तो अभी तक क्या होता था कि उसको उसी एरिया का टैक्स भरना होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या वो कर दिया, लॉन्च कर दिया, नया नियम लागू कर दिया कि जो आपका अनयूज लैंड बाकी है, जिसपे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, फालतू पड़ा हुआ है, उस पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो अपना
क्वेश्चन का मीनिंग है। अब आप देखो, सबसे पहले ये ध्यान रखो कि हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑल द प्रॉपर्टी डीलर्स ऑफ द सिटी। मतलब मेन इसमें कौन है हमारा नाउन क्या है, डीलर्स। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पूरे शहर के जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स है, हम डीलर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, डीलर्स की बात कर रहे हैं। ध्यान दो जरा, ऑल द प्रॉपर्टी डीलर ऑफ द सिटी। अब ये विच, ये आ गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखो कि ये विच मैंने क्या कहा था, ये किसके लिए लगता है भाई, ये अगर यहाँ पर है तो ये किसी के कारण लगा होगा। किसके बदले में लगा है विच, ये लगा है डीलर्स के बदले में। ध्यान दो, इसका जो एंटीसीडेंट है जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। इसका जो एंटीसीडेंट है वो कौन है, डीलर्स है। और डीलर जो है वो कौन है, पर्सन है, इंसान है। तो पर्सन या इंसान है, उसके लिए हम लोग विच नहीं लगाते हैं। हम लोग क्या लगाते हैं उसके लिए, हम लोग उसके लिए हु लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हु। तो एक एरर तो हमारा ये पता चल गया, ये बहुत ध्यान से अपने को समझना पड़ेगा। देखो क्या बताया था मैंने, जब भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन आया तो सबसे पहले हम ये खोज खबर करने में लग जाओ कि ये किसके बदले में आया भाई। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर डीलर्स के बदले में आया। फिर ये पता करो कि ये डीलर क्या है, ये लिविंग थिंग्स है या नॉन लिविंग थिंग्स है। भाई अगर ये लिविंग थिंग्स है तो फिर हमारा हु बनने का चांसेस ज्यादा है। विच तो जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर्स के लिए होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखो, which were till now paid। अगर आप सुनो जरा, अगर हम which were till now paid tax for the used land, अगर मान लो मैं यहां से ये till now हटा देता हूं, ध्यान देना, मान लो हम लोग नहीं पढ़ रहे तो क्या होगा, which were, सॉरी which तो आएगा नहीं, who were paid tax for the used land। अगर आप देखो तो ये सेंटेंस कौन सा दिख रहा है, who paid tax for the used land, जो कि इस्तेमाल करे हुए जमीन का टैक्स पे करते थे। ठीक है, करते थे, मतलब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब मुझे बताओ इसमें वर या आर या उसकी क्या रिक्वायरमेंट, तो ये जो है ना वर, ये यहाँ पे नहीं आएगा। वर का यूज हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे दोस्तों, आप लोगों को समझना पड़ेगा इस सेंटेंस का मीनिंग। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो देखो, who till now तो लगाएंगे, who till now paid tax for the used land, जो अभी तक क्या करते थे, टैक्स पे करते थे, किसका, used land का। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का। तो पास्ट इंडेफिनिट सेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही नहीं, सीधा आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम लोग। सीधा क्या लग जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो ये एरर हमको पता चल गया, दैट नाउन हैज टू पे टैक्स फॉर द अनयूज्ड एरिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रही है बात। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस में कौन सा टेंस लगा हुआ है, उस हिसाब से आप लोगों को एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर हुआ है। स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इसको थोड़ा सा टैग करके, वीडियो को पॉज करके, नोट्स पूरा मेंटेन करें आप लोग, पूरे नोट्स बनाए वीडियो को पॉज करके, या इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आप उसको वीडियो को बैक करके भी कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ चलते हैं। दोस्तों ये मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा कि अब चीजें आसान नहीं होने वाली हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लेवल हमारा जो है वो डिफिकल्ट लेवल आने वाला है, क्योंकि टेंस जो है उसमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। जितने ज्यादा एरर्स सॉल्व करो, डिटेक्शन सॉल्व करो, उतना बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग पे। देखो यही वाला क्वेश्चन देख लो ना, कि जब तक आप पूरी तरह से उस क्वेश्चन को समझोगे नहीं तो आप इसमें एरर पता करना। तीनों क्वेश्चन देखो, तीनों अलग टाइप के क्वेश्चन का है। ये अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपको बिल्कुल आपको सरप्राइज कर देगा। देखो आप क्वेश्चन, चलिए कुछ क्वेश्चन तो हमने पहले किए हुए हैं, लेकिन कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हैं
चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। मॉब लिंचिंग ऑफ पीपल ऑन द सस्पिशन, मॉब लिंचिंग ऑफ पीपल ऑन द सस्पिशन दैट दे आर प्रैक्टिसिंग फाउल प्रैक्टिसेस। ठीक है, मॉब lynching of the people on the suspicion that they are on the suspicion that they are practicing foul practices have regularly figured. They are practicing foul practices have regularly figured in the news, figured in the news। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग इसको पढ़े और बताएं जरा क्या एरर है। ये क्वेश्चन दोस्तों हमने इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमने पहले किया हुआ है। पढ़े आप लोग क्वेश्चन, भी क्वेश्चन पढ़े और ट्राई करें और बताएं मुझे कि क्या हो सकता है इसके अंदर एरर। एक बार रीड करें क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ट्राई करें आप लोग। देखो आप क्वेश्चन क्या बोलते हैं, हमारा बहुत बड़ा मॉब लिंचिंग, मॉब लिंचिंग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। मॉब लिंचिंग ऑफ द पीपल ऑन द सस्पिशन दैट, तो मॉब लिंचिंग ऑफ द पीपल ऑन द सस्पिशन दैट दे आर प्रैक्टिसिंग फाउल प्रैक्टिसेस हैव रेगुलरली फिगर्ड इन द न्यूज़। तो ये मॉब लिंचिंग ऑफ द पीपल ऑन द सस्पिशन, मतलब जो कुछ लोगों का क्या होता है, मॉब लिंचिंग होता है। मॉब लिंचिंग का मतलब होता है कि जब भीड़ जो है शक के आधार पर उनको किसी चीज पे डाउट होता है तो उसके आधार पर जो है पूरी भीड़ जो है किसी को मार देती है या फिर उसको उसके साथ हिंसा करती है। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं पिछले कुछ टाइम में ऐसी होने लगी हमारे देश में। तो ये जो मॉब लिंचिंग जो है ये क्यों होती है कि लोगों को सस्पिशन हो जाता है, एक डाउट हो जाता है, शक हो जाता है क्या कि दैट दे आर प्रैक्टिसिंग फाउल प्रैक्टिसेस। इसलिए लोगों की वो पिटाई हो जाती है, उनके कोई बार उनको मार डालते हैं कि वो उन पे डाउट हो जाता है कि ये हो सकता है कुछ गलत काम कर रहे हैं, है ना, कुछ फाउल प्रैक्टिसेस है हैव रेगुलरली फिगर्ड इन द न्यूज़। और इस तरह की जो खबरें हैं, इस तरह का जो मॉब लिंचिंग की जो वारदात है वो हर दिन कंटिन्यूस जो है रेगुलरली वो न्यूज़पेपर अखबारों में फिगर्ड होती है, मतलब आती रहती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का था। अब देखो इसमें अगर हम रूल वाइज बात करें, चलिए मैं रूल बता देता हूं फिर आप लोग मुझे बताएं कि क्या होगा। देखो भाई सब्जेक्ट 1, उसके बाद अगर आपने यहां पे लगाया प्रीपोजिशन और उसके बाद अगर आपका है सब्जेक्ट 2, तो ये जो आपका वर्ब होगा वो किसके हिसाब से होगा, आपका वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 1। ये रूल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, बताया था। तो अब मुझे बताओ आप लोग भाई, अगर ये सब्जेक्ट 1 बीच में आपका कोई सा प्रीपोजिशन और आपका बीच में सब्जेक्ट 2, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो वर्ब होगा वो किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट 1 के हिसाब से। अब देखो आप अगर इस पैटर्न की बात करो तो ये प्रीपोजिशन के कोई बहुत सारे अलग-अलग टाइप के प्रीपोजिशन नहीं आते। जनरली कौन सा आता है, ऑफ आता है। सबसे ज्यादा कौन सा आता है, ऑफ आता है। मैं तो सीधा आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो बता रहा हूं कि ऑफ का प्रीपोजिशन सबसे ज्यादा आता है। देखो आप अगर हम बात करें यहाँ पे मेन कौन है, मॉब लिंचिंग। सब्जेक्ट 1 क्या हो गया हमारा, मॉब लिंचिंग हो गया। तो मॉब लिंचिंग आपका क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट 1 है, बीच में ऑफ का प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है सर, ऑफ का प्रीपोजिशन आ गया। फिर आगे देखो
क्या है आपका सिंगुलर है। अब भैया सीधी सी बात है, वर्ब अगर कोई आएगा वो सिंगुलर होगा, तो ढूंढो। तो मॉब लिंचिंग ऑफ द पीपल ऑन द सस्पिशन, ये सब एक्स्ट्रा बात है भाई। क्यों हो रही है लोगों का मॉब लिंचिंग? इस शक के बिना पर कि दे आर प्रैक्टिसिंग फाउल प्रैक्टिसेस, वो जो है कुछ ऐसी फाउल हरकतें कर रहे हैं। ये हमारा आ गया यहाँ पर वर्ब। क्या आ गया भैया? वर्ब आ गया। तो वर्ब है नहीं आएगा, वर्ब क्या आ जाएगा हमारा? हैज आ जाएगा भाई। हैज रेगुलरली फिगर्ड इन द न्यूज़, ये जो न्यूज़ है ये हमेशा रोज जो है कई बार अखबारों में आती रहती है। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका वर्ब जो है आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वन क्या है? सिंगुलर है। ये हो रही है बात क्लियर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। चलिए ये तो हमने किया है ना, इसका ये रूल तो हमने किया। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, बिना बोले कॉपी कर दिया करो आप लोग। जैसे ही आपके साथ इधर उधर हो फट से उसको स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पोस्ट करो और कॉपी करो, नोट्स मेंटेन करो यारो। सब में इंग्लिश इंपॉर्टेंट है भैया, सब में बैंकिंग एसआई जितने वनडे एग्जाम हैं आपके सब में इंग्लिश बहुत कंपलसरी है। और ये जिस इजी लेवल पे बता रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, सबसे आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं, समझना सबसे बढ़िया और मजेदार तरीके से। तो ये चीज तो आप लोग भी रियलाइज कर रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। Police has approached a committee of social workers there. Question number 5. Police have approached a committee of social workers who have planned to wipe out the social abuses from the society. Plan to wipe out the social abuses from the society for once and all. From the society for once and all. For once and all. ठीक है ना दोस्तों? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? देखो ध्यान दो जरा, अब इधर ध्यान दो। पुलिस हैव अप्रोच्ड। अब इसमें हम लोग सब्जेक्ट्स देखते हैं, पूरा क्वेश्चन एक पूरा स्टार्टिंग से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? तो पुलिस, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस हैव अप्रोच्ड, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? इसको देखेंगे। ये क्या है? ध्यान दो जरा। पुलिस क्या है हमारा? पुलिस हमारा ये आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? पुलिस हमारा सब्जेक्ट। चलो ये तो हम समझेंगे, पहले समझ लेते हैं मोटा मोटा कि सेंटेंस का मतलब क्या है, फिर हम लोग एरर ढूंढेंगे, ठीक है ना? पहले मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो आप, क्वेश्चन हमारा है पुलिस हैव अप्रोच्ड अ कमिटी ऑफ सोशल वर्कर्स। पुलिस ने क्या करा? पुलिस ने अप्रोच किया। अप्रोच का मतलब है कि बातचीत की, पहल की, है ना? पुलिस ने पहल की या उनके पास गई, है ना? पुलिस किसके पास गई? एक कमिटी के पास, जो कि किसकी थी? कमिटी ऑफ सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, जो सोशल वर्कर्स की जो कमेटी थी, उनको उनके पास पुलिस गई। उनके पास पुलिस ने कुछ निवेदन लेकर गई। Who have planned to wipe out the social abuses। ये जो कमेटी है, ध्यान दो जरा, ये कमेटी क्या करती थी? ये कमेटी क्या करती थी? Who have planned to wipe out the social abuses। ये कमेटी जो है हमारे
वाली कमिटी फ्रॉम द सोसाइटी फॉर वंस एंड ऑल। मतलब ये है कि पुलिस ने जो है कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाओं की सहायता ली जो कि पहले से कुछ इस तरह से सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का कार्य करती है। ठीक है, उनकी सहायता किसने ली? पुलिस ने ली। ये हमारा क्वेश्चन का मीनिंग है। देखो आप तो पुलिस देख लेते हैं एक करके। सबसे पहले यहाँ पे पुलिस सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ पुलिस सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो पुलिस जो है कोई प्रोफेशन है, ठीक है ना, आपका ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी माना जाता है पुलिस, ठीक है, तो ये आपका प्लूरल है। पुलिस क्या है याद रखो दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। पुलिस कोई एक नहीं होता है, ठीक है, पुलिस एक पूरा प्लूरल फॉर्म होता है। तो अगर पुलिस प्लूरल तो उसके बाद जो वर्ब है वो भी आपका क्या होगा? प्लूरल। तो प्लूरल एकदम वो आपका करेक्ट है, आएगा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने पता कर लिया सब्जेक्ट और वर्ब का रिलेशन बिल्कुल बराबर फिट रहा है। देखो आप लोग उसके बाद देखो अप्रोच, वर्ब का थर्ड फॉर्म। किसको अप्रोच किया? कमिटी को। ध्यान देना है, किसको अप्रोच किया? कमिटी को। किसकी कमिटी थी? सोशल वर्कर्स की। हु। अब यहाँ पे वापस ट्विस्ट हो गया। हु आपका क्या निकल गया? हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन निकल गया सर। अगर रिलेटिव प्रोनाउन क्या बोला था मैंने अभी एक क्वेश्चन छोड़ के कि रिलेटिव प्रोनाउन आया तो ढूंढो उसका एंटीसीडेंट क्या है। भैया हु किसके लिए है? देखो यार यहाँ से ये कमिटी के लिए आ रहा है। हु हैव प्लान टू वाइप आउट। किसने प्लान करा? सोशल वर्कर्स ने प्लान नहीं करा। सोशल वर्कर की जो कमिटी है ना उसने प्लान किया था जो कुरीतियां है उनको वाइप आउट, उनको हटाने के लिए। तो यहाँ पे सोशल, हालांकि ये जो कमिटी है ये है आपकी सोशल वर्कर्स की, लेकिन भाई कमिटी की बात हो रही है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर ये किसके लिए है? कमिटी के लिए। अब ध्यान देना मेरी बात की, कमिटी जो है वो नॉन लिविंग फैक्टर होता है। ठीक है, कमिटी से ये समझ में नहीं आता है कि लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग फैक्टर है। तो कमिटी के साथ कभी भी हम लोग को नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आपका सही आंसर क्या बनेगा? वेज। क्या हो जाएगा? वेज। ये तो था एक बात, ठीक है, वेज आएगा। अब दूसरा देखो, कमिटी जो है वो यहाँ पे सिंगुलर है। कमिटी जो है वो प्लूरल सेंस में नहीं है। मैंने क्या बोला था कि कभी भी कलेक्टिव नाउन में कोई बिखराव है, कोई डिवीजन है, कोई टूट है, कोई डिफरेंसेस है, उस कंडीशन में प्लूरल बन जाती है। लेकिन जब कोई यूनिटी है, कोई एक मत है, कोई एक कंक्लूजन पे ये लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, देखो ये क्या सबका एक ही प्लान है कि सोशल अब्यूजेस पे हम लोग हटाएं, दूर करें। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है कि यहाँ पे ये सिंगुलर है। आपका ये जो कमिटी है ये क्या है? ये सिंगुलर है। ये सिंगुलर है तो यहाँ पे हु हैव नहीं होगा, व्हिच हैव नहीं होगा, व्हिच हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हिच हैज। व्हिच हैज प्लान टू वाइप आउट द सोशल अब्यूजेस फ्रॉम द सोसाइटी फॉर वंस एंड ऑल। मतलब हमेशा हमेशा के लिए, वंस एंड ऑल। क्लियर हो रहा है दोस्तों? ठीक है, ये ध्यान रखो, यहाँ पे हैज होता तो फिर ये हैव आ जाता, ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता? एरर निकल के आ जाता। बाकी हमारा एकदम परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 देख लेते हैं। दिस ईयर मेनी स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर ICPS। क्वेश्चन 6 से हमारा दिस year many students has applied for IBPS. Many a student has applied for IBPS clerk, but only half of them have attended. IBPS clerk, but only half of them have attended a training. Attended the training so far.
ओनली हाफ ऑफ देम हैव अटेंडेड द ट्रेनिंग सो फार। चलिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो इसमें ध्यान दो जरा, इसमें एक रूल है दोस्तों, वो रूल मैं आपको पहले रिकॉर्ड देता हूं। देखो इसमें कंडीशन है, आपका रूल है, देखो रूल इसमें है, अगर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका मैनी और उसके बाद अ आया, ध्यान देना मैनी और अ आया, तो उस कंडीशन में आपका जो सब्जेक्ट होगा या नाउन होगा वो क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, एक वचन होगा, और आपका जो वर्ब आएगा वो भी आपका सिंगुलर वर्ब आएगा। देखो एक और तरीका है पता करने का, आ गया ना, अ मतलब क्या, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन के लिए, ठीक है ना। तो मैनी के बाद अ आया, अ आया कभी भी याद रखना, मैनी के बाद कभी भी क्या आया, अ आया, तो उस कंडीशन में आपका जो भी नाउन या सब्जेक्ट या जो भी आपका है नाउन प्रोनाउन वो हमेशा सिंगुलर होगा। कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और अगर ये सिंगुलर नाउन होगा तो सीधी सी बात है कि उसका जो वर्ब है वो भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। क्लियर है। कई बार ऐसा नहीं होता है, अ में नहीं आता है, क्या आता है, अ मैनी, तो अ मैनी की कंडीशन के लिए हो जाएगा उल्टा, मतलब आपका नाउन भी प्लूरल, ध्यान देना जरा, नाउन भी आपका प्लूरल और आपका जो वर्ब है वो भी प्लूरल, नाउन भी प्लूरल वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। एक तो इसमें ये कंडीशन है, एक तो इसमें ये कंडीशन निकल के आ रही है। एक और चीज इसके अंदर निकल के आ रही है कि जब हम लोग किसकी बात करते हैं, सो फार की, ध्यान देना जरा, कभी भी किसी भी सेंटेंस में अगर सो फार आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में क्या आ गया, सो फार आ गया। अब ये सो फार चाहे आपका आखिरी में आए या ये सो फार चाहे आपका शुरू में आए या बीच में आए, कहीं पर भी आएगा, तो उसको याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि जब भी आपके सेंटेंस में सो फार आ रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग में आ रहा है, बीच में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है, तो आपका जो वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट का वर्ब होगा या परफेक्ट टेंस का वर्ब होगा, है ना। प्रेजेंट मत बोलो, लेकिन परफेक्ट टेंस का होगा, मतलब वो हैज और है या हैड जो भी आएगा उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा। वो हैज, है और हैड डिपेंड करता है किस पे, आपके सब्जेक्ट पे या टेंस किस फॉर्म में चल रहा है उसके हिसाब से, लेकिन होगा परफेक्ट का। किसका होगा, परफेक्ट का, याद रहेगा। तो ये सो फार कभी भी आया तो आपका परफेक्ट टेंस का आपका वर्ब होगा। वर्ब क्या होगा आपका, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब या तो हैज या फिर हैव या फिर हैड, और या उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। कौन सा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ये तीन चीज मैंने आप लोगों को बताई, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रूल्स है, इंपॉर्टेंट है। मैनी के बाद अ आया तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर और आपका वर्ब भी सिंगुलर, और अ मैनी कभी भी आया, अ मैनी आया तो कभी मैनी है ना, तो मैनी का वेटेज बढ़ गया, यहाँ पे मैनी अ है तो अ का वेटेज बढ़ गया। अ तो एक होता है तो सिंगुलर, इधर मैनी एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक, क्लियर। चलो सो फार कभी भी बात करें तो वो परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आएगा। चलो अब इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझेंगे उसके बाद एरर ढूंढेंगे। This year many students have applied for IBPS clerk, but only a half of them have attended the training so far. क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि इस वर्ष बहुत से बच्चों ने क्या करा, अप्लाई किया इसमें IBPS की क्लर्क की एग्जाम में, लेकिन देखो क्या विडंबना है, ओनली हाफ ऑफ देम, जितने बच्चों ने अप्लाई करा उनमें से मात्र आधे बच्चे जो है उन्होंने किसी ट्रेनिंग को, अभी तक किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करा, मतलब कोई कोचिंग या कोई पर्सनल ट्रेनिंग वगैरह उन्होंने अटेंड नहीं करी, आधे बच्चों ने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग। अब बात करते हैं, ब्रेक करेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले तो भैया देखो, सबसे पहले जब बीच में नहीं आना, रूल पता चल जाए तो भी ऊपर नहीं आना। सबसे पहले फर्स्ट लेटर, ये देखो कि सब्जेक्ट क्या है, किस फॉर्म में है, देखो दिस ईयर, इस वर्ष, ठीक है। कौन से वर्ष की बात हो रही है, इस वर्ष की। देखो मैनी या स्टूडेंट, मैनी उसके बाद क्या आया, अ, तो ये आ गया हमारा रूल। मैंने क्या बोला था, अ आया यहाँ पर, तो ये कभी भी आपका जो नाउन है वो प्लूरल नहीं होगा, स्टूडेंट्स का एस
एकदम बराबर, एज आपका एकदम बराबर, ठीक है, एज अप्लाइड फॉर आईबीपीएस गर्ल। बट ध्यान दो, ये वाला देखो, बट ओनली कुछ हाफ ऑफ देम, कुछ उनमें से आधे, ध्यान दो जरा, हैव अटेंडेड, ये आपका परफेक्ट टेंस का सेंटेंस एकदम अप्रोप्रिएट। द ट्रेनिंग सो फार, हैव अटेंडेड आया, एकदम यहां पर करेक्ट है, ठीक है। और कुछ होता, हाफ ऑफ देम केवल अटेंडेड होता तो हमको फिर उसको हैव अटेंडेड करना पड़ता, ठीक है। और यहां पे हैव क्या है, क्योंकि ये देम, उनकी बात हो रही है, किनकी बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ ये उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एकदम बराबर है, ठीक है। क्लियर है, 6 वाला दोस्तों क्लियर है आप लोगों को कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7 वाला जो क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। देखो ये रूल हमने दिया, ये कॉपी करो आप लोग, इसको नोट्स एकदम प्रॉपर मेंटेन करो। 7 वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखो 7th क्वेश्चन हमारा है, द apprentice along with his 2 other colleagues have, the apprentice along with his 2 other, the apprentice along with his 2 other colleagues have been absconding or missing, have been absconding or missing for a couple of days, for a couple of days, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, चलिए ध्यान दीजिए, इसके अंदर बताओ मुझे जरा क्या है इसमें, क्या रूल है। देखो ये भी मैंने आप लोगों को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन का जो रूल है, पैटर्न है, हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या है सर, नाउन 1 आपने बताया था, और ये along with, सर आपने बताया था together with, बताया था सर, together with या केवल with, या आपने बताया था accompanied, आपने बताया था accompanied by, ठीक है, accompanied by, उसके बाद noun to या फिर subject to, क्या बताया था सर ने कि noun to या subject to, ठीक है। इसको भैया आप ऐसे भी कर दो, है ना, ये subject 1 भी दे दो और यहाँ पे आपका subject 2 भी कर दो, बात यही है। लेकिन दोनों की कंडीशन में वर्ब जो आएगा वो आगे हमेशा आएगा अकॉर्डिंग टू नाउन 1। वर्ब कौन किसके हिसाब से आएगा, वर्ब जो है आपका अकॉर्डिंग टू नाउन या सब्जेक्ट 1, ठीक है। क्लियर है, किसके हिसाब से वर्ब आएगा, हमेशा सब्जेक्ट 1 के। इसमें आप कोई प्रीपोजिशन भी मिला दो, प्रीपोजिशन भी अगर यहाँ पे कोई आया, उस कंडीशन में भी आप ये मान के चलो कि आपका जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो भी अकॉर्डिंग टू नाउन या सब्जेक्ट 1, ये याद रखो दोस्तों। अब इसमें बताओ मुझे, तो पहले तो मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। द apprentice along with his 2 other colleagues have been absconding or missing a couple of days, have been missing a couple of days, ठीक है। missing for आ जाएगा, have been missing for a couple of days, क्या हो जाएगा, missing for a couple of days। तो ध्यान दो जरा, तो क्वेश्चन क्या है, apprentice का आप लोगों को बताया कि जो ट्रेनिंग बोल सकते हो आप लोग, बेसिकली जो ट्रेनिंग लेता है कहीं पे कॉलेज में या किसी इंडस्ट्री में ट्रेनिंग लेता है वो apprentice होता है, एक तरह से स्टूडेंट है। उसके साथ साथ along with मतलब के साथ साथ, ठीक है। तो apprentice along with his 2 other colleagues, उसके 2 दूसरे
साथी जो है वो क्या हो रहा है, हैव बीन एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब है मिसिंग, वो गायब है तब कितने दिनों से, कपल ऑफ डेज, काफी दिनों से, है ना, कुछ दिनों से। अब देखते हैं इसमें सबसे पहले आप लोग देखो कि द अप्रेंटिस, मतलब ये एक स्टूडेंट है ना, एक छात्र है, एक ट्रेनी है। और ये ट्रेनी जो है ये आपका नाउन वन हो गया, कौन हो गया, नाउन वन हो गया। अब ये एक ट्रेनी है, ठीक है, अप्रेंटिस बहुत सारे नहीं है, अकेला है, तो ये आपका क्या है, सिंगुलर नाउन है सर, क्या है, सिंगुलर नाउन। यहां पर ध्यान दो, along with, क्या क्या along with, उसके बाद देखो टू अदर, दिस टू अदर कलीग, ये एक से ज्यादा है, तो ये वाला जो नाउन है, देखो एक चीज याद रखनी है, सेकंड वाला हमेशा जानबूझ के ये लोग क्वेश्चन में प्लूरल फॉर्म में देते हैं ताकि आपको लगे कि उसके बाद जो वर्ब आया है ना वो प्लूरल है तो वो सही है, तो वो सही नहीं है। आ रहा है समझ में, ये जानबूझकर आप लोगों को कंफ्यूज और मिस्टेक करने के लिए ही आपको ये यहाँ पे ये प्लूरल दे देते हैं और यहाँ पे ये भी प्लूरल दे देते हैं। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। एग्जामिनर आपका शेर, तो आप लोग बन जाओ सवा शेर, ठीक है। ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये जानबूझ के उसको दे रहे हैं, लेकिन हमको याद रखना है कि ये आपका क्या है, सब्जेक्ट टू है, आपका क्या है, सब्जेक्ट टू। अगर ये सब्जेक्ट टू है, हमको तो ये क्या देखना है, सब्जेक्ट वन के हिसाब से देखना है। सब्जेक्ट वन क्या है हमारा, सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। देखो आप तो the apprentice along with his two other colleagues has been absconding or missing for a couple of days, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 8 वाला क्वेश्चन वाला। हाँ ये भी बड़ा मस्त क्वेश्चन है, देखो, इफ आरबीआई वुड हैव ब्रॉट द चेंजेस इन टाइम, क्वेश्चन है आपका, इफ आरबीआई would have brought the changes in, if RBI would have brought the changes in time, the decline in the GDP could have averted in time. The decline in the GDP could have averted in time. The decline in GDP could have averted in time. ठीक है, क्लियर है। देखो भी ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। पहले मैं आप लोग ये क्वेश्चन आप पढ़ो और मुझे बताओ, मैं आप लोगों के लिए रूल लिख देता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताएं। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम किसी कंडीशनल सेंटेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंडीशनल सेंटेंस बोले तो जो इफ से शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है, उसमें दो कंडीशन है। अगर इफ से है तो या तो आपका कंडीशनल सेंटेंस, ध्यान देना दोस्तों, या तो आपका कंडीशनल सेंटेंस जो है
फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो रूल क्या है यहाँ पर कि कंडीशनल सेंटेंस इफ जो है, कंडीशनल सेंटेंस आपका किसमें हो सकता है, दो कंडीशन होगी। कंडीशनल सेंटेंस या तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है, या फिर आपका कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में। अब क्वेश्चन होता है कि पास्ट परफेक्ट में कब होगा और सिंपल प्रेजेंट में कब होगा। ध्यान दो जरा, पास्ट परफेक्ट में आपका कंडीशनल सेंटेंस कब होगा, जब आपका जो मेन सेंटेंस है, ध्यान देना दोस्तों, आपका जो मेन सेंटेंस है वो आपका पास्ट फ्यूचर में है, फ्यूचर पास्ट या पास्ट फ्यूचर में है। मतलब फ्यूचर का भी जो पास्ट टेंस है उसके अंदर आपका अगर मेन सेंटेंस है, ठीक है, फ्यूचर पास्ट में है, और उस कंडीशन में आपका ये जो सेंटेंस है कौन सा कंडीशनल सेंटेंस, वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। अब ध्यान देना, अगर आपका सिंपल फ्यूचर में है, ध्यान देना दोस्तों, अगर आपका मेन सेंटेंस अगर मेन सेंटेंस आपका सिंपल फ्यूचर में है तो आपका कंडीशनल सेंटेंस हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर आपका मेन सेंटेंस जो है पास्ट फ्यूचर में, फ्यूचर का भी पास्ट टेंस है अगर, तो उस कंडीशन में आपका जो कंडीशनल है सेंटेंस वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो एग्जांपल हमारा क्या है, इफ आरबीआई would have brought the changes in time, the decline in the GDP could have averted in time। पहले तो हम लोग इसका मीनिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इफ आरबीआई would have brought the changes in time, यदि आरबीआई ने क्या किया होगा, समय पर कुछ बदलाव कर दिया होगा, तो क्या होगा कि the decline in the GDP could have averted in the time। मतलब जो जीडीपी में जो कमी आई है, जो जीडीपी में गिरावट आई है, वो काबू में आ सकती थी समय पर जीडीपी को हम लोग काबू में कर पाते। कब कर पाते, यदि आपका आरबीआई जो है वो कुछ बदलाव है वो समय पर, सही समय पर वो ले पाता। अब दोस्तों ध्यान दो, हमारे रूल के हिसाब से हम लोग इस सेंटेंस को समझेंगे। इफ लगा सर, अब इफ लगा, देखो इफ के बाद यहां पर कहां पर चेंजेस इन टाइम, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है सर, कंडीशनल है। ध्यान दो क्या बोला था मैंने, यदि हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट में कब होगा, जब हमारा मेन सेंटेंस जो है वो पास्ट फ्यूचर में। चलो उसके आगे चलते हैं। ये अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो ये हमारा मेन सेंटेंस है, द डिक्लाइन इन द जीडीपी कुड हैव अवर्टेड इन टाइम। देखो ये जो कुड होता है केन का जो है पास्ट टेंस है, लेकिन ये भी क्या है कि ये मतलब आगे मान के चलो जो जीडीपी की डिक्लाइन है उसको हम लोग टाल सकते थे। मतलब ये भी फ्यूचर के पास्ट की बात हो रही है एक तरह से, ठीक है। तो ये देखो आपका मेन सेंटेंस जो है फ्यूचर के पास्ट में आ रहा है, फ्यूचर के पास्ट में आ रहा है। उस कंडीशन में आपका कंडीशनल सेंटेंस जो है वो पास्ट के परफेक्ट में होगा। किसमें होगा, पास्ट के परफेक्ट में। इसका क्या मतलब है कि ये वुड है यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, वुड है आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। पास्ट परफेक्ट बन जाएगा मतलब हैड, ध्यान देना, हैड और ये ब्रॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म। भाई पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है, हैड प्लस V3। क्लियर होती है मेरी बात। आप देखो यहाँ पे मेन सेंटेंस आपका फ्यूचर में है या पास्ट फ्यूचर या उसमें है, ठीक है। कुड हैव भी लगा सकते हो, कुड हैव भी लगा सकते हो, दोनों का मीनिंग ये पास्ट में ही निकल के आता है या फिर फ्यूचर के पास्ट में निकल के आता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में आप देखो जब हमारा मेन सेंटेंस पास्ट के फ्यूचर में है, उस कंडीशन में आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है वो कहां होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब है कि हैड प्लस V3, मतलब ये वुड हैव नहीं आएगा, सीधा आपका क्या हो जाएगा,
नाइन हमारा क्वेश्चन है। नाइन क्वेश्चन में ईच ऑफ द सीनियर लीडर हु हैज एड्रेस्ड द पब्लिक। नाइन क्वेश्चन आपका है ईच ऑफ द सीनियर each of the senior leader who has addressed the public, leader who has addressed the public, each of the senior leader who has addressed the public in public meetings have failed to grasp in public meetings have failed to grab the public attention, have failed to grab the public attention, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया ईच ऑफ द सीनियर लीडर हु हैज। ध्यान दो जरा, अब इसमें इसके अंदर एक रूल है दोस्तों, ध्यान दो। जब हम लोग लिखते हैं ईच ऑफ, ठीक है, या एवरी ऑफ या आइदर ऑफ, ठीक है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, ठीक है, इस तरह से जब भी हम लोग लिखते हैं तो आपका जो नाउन है वो क्या होगा, ध्यान देना दोस्तों, नाउन है वो आपका क्या होगा, प्लूरल नाउन। क्या होगा, प्लूरल नाउन। लेकिन वर्ब आपका हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर वर्ब। वर्ब क्या हो जाएगा कंडीशन में, सिंगुलर वर्ब। याद रखना, ईच ऑफ, एवरी ऑफ या फिर आइदर ऑफ या मेनी ऑफ। जब हम लोग लिखते हैं मेनी ऑफ या हम लोग लिखते हैं सम ऑफ, क्या लिखते हैं, सम ऑफ, या हम लोग लिखते हैं एनी ऑफ, क्या लिखते हैं, एनी ऑफ, ठीक है, एनी ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, इस तरह से एनी ऑफ, सम ऑफ, इस तरीके से कभी भी लिखते हैं। उसके बाद जो है आपका नाउन क्या होगा, वो प्लूरल होगा, और वर्ब आपका क्या हो जाएगा, वर्ब जो है वो हमेशा आपका सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंगुलर हो जाएगा। ध्यान दो जरा यहाँ पे। अब शुरुआत हमने किससे की, ईच ऑफ से शुरुआत की। वे पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, उसके बाद करेंगे। एक क्वेश्चन समझने से मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। देखो, ईच ऑफ द सीनियर लीडर हु हैज एड्रेस्ड द पब्लिक इन पब्लिक मीटिंग्स हैव फेल्ड टू ग्रैब पब्लिक अटेंशन। देखो कि हर एक जो सीनियर लीडर है जिन्होंने पब्लिक को एड्रेस किया, मतलब पब्लिक को संबोधित किया पब्लिक मीटिंग में, वो लोग क्या हो गए, वो फेल हो गए। वो किस काम में फेल हो गए, तो ग्रैब द पब्लिक अटेंशन, वो लोगों की अटेंशन ग्रैब करने में फेल हो गए। इसका मतलब है कि बहुत सारे लीडर्स वहां स्टेज पे आए, सबने अपना अपना स्टेटमेंट या भाषण दिया, उसके बावजूद पब्लिक को उसमें उनके भाषण में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ, और पब्लिक जो है उन पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही थी, एक एक उठ के जाती जा रही थी, ठीक है। तो मतलब जो भी सीनियर लीडर वहां पर आया, जिसने एक मीटिंग को एड्रेस किया, वक्तव्य दिया, वो सारे फेल हो गए पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित करने में, ठीक है। ये तो हमारा मीनिंग था। चलिए, अब रूल के हिसाब से हमने क्या पढ़ा कि जैसे रूल में ईच ऑफ, मेनी ऑफ, सम ऑफ इस तरह का आता है, तो उसके बाद अगर आपका नाउन है तो वो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो ईच ऑफ सीनियर लीडर, ये लीडर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ईच ऑफ सीनियर लीडर्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक एरर में हमको ये पता चल गया, ठीक है दोस्तों, क्लियर है, सीनियर लीडर्स हो गया। अब यहां तो एक चीज और कि हु, ध्यान देना मेरी बात। अब ये हु और है सॉरी, तो ये जो हु है ये वैसे रूल में नहीं है, ये रूल अलग है और ये रिलेटिव का रूल अलग है। रिलेटिव का रूल क्या बताया था मैंने आप लोगों को, भाई रिलेटिव जो है ये डिपेंड करता है इसके एंटीसीडेंट में, मतलब
नाउन पे डिपेंड करेगा और ये वर्ब भी जो है इस नाउन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मतलब ये नाउन क्या होता है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है। ठीक है, अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल। तो बेसिकली ये रिलेटिव प्रोनाउन का क्या बन गया, एंटीसीडेंट बन गया। क्या बन गया, एंटीसीडेंट। ठीक है, ये रूल भी हमने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो ध्यान आ रहा समझ में भाई, ये हूं किसके लिए, लीडर्स के लिए। लीडर कौन है, एक से ज्यादा है तो यहाँ पे हैव आ गया। ठीक है, अब ये तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का वर्ब है, ये स्ट्रक्चर को अपन आगे बढ़ने वाला है। देखो तो ये हु है और एड्रेस द पब्लिक इन पब्लिक मीटिंग्स, ये आ गया हमारा दूसरा वाला वर्ब। ठीक है, जो हैव, तो ये हैव जो किसके लिए है, इस रूल के हिसाब से। देखो ईच ऑफ प्लूरल नाउन, और इधर जो आखिरी का वर्ब है वो कौन सा वर्ब है आपका, वो है सिंगुलर वर्ब। मतलब ये है यहाँ पे नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, हैज हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बन गया हमारा, ईच ऑफ द सीनियर लीडर्स हु हैव addressed the public in public meetings has, ये has किसका है, इनका, each of का है, has failed to grab public attention, have failed to grab public attention। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो रहा है। देखो भाई, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो रूल्स आ रहे हैं, तीन रूल्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका रिवीजन हो रहा है, एक बार-बार हम लोग उस चीज को समझ पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना है, बार-बार जो रूल्स हमने लिखे हैं, आप लोगों ने नोट्स बनाए, बार-बार उसको देखना है, बार-बार उसको समझना है, तभी आप लोग एलएल में क्वेश्चन कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत रिवाइज करना उसको बहुत जरूरी है बार-बार। चलिए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। 10th क्वेश्चन हमारा है, इकोनॉमिस्ट ओपाइंस neither the government economist opines neither the government, economists opine neither the government nor its policies looks to function according, nor its policies looks to function according to the needs of farmers, to the needs of farmers and the poor sections, farmers and the poor section, and the poor section, farmers and the poor section। चलिए, तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब यहाँ ध्यान दो, इन दोनों में कई बार बच्चे जो है, एक जो मैं लिखने वाला हूँ, ये जो रूल लिखा है, दोनों में बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ये रूल आपका क्या है भाई, ये रूल आपका है, आपका सब्जेक्ट 1 आ गया। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, ये तो हमने लिखा आइदर उसके साथ और, ठीक है, या फिर हमने लिखा नाइदर उसके साथ नॉट, ठीक है, या फिर हमने लिखा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, या फिर हमने लिखा सो एज। ये जो दो जो आपके जो कॉम्प्लेक्स कंजंक्शंस है, दो जोड़ी के जो पेयर के जो कंजंक्शंस होते हैं, याद रखना दोस्तों, इस तरीके से पेयर के नाइदर और नाइदर
पे आइदर ऑफ लिखा हुआ है, ईच ऑफ लिखा हुआ है, एवरी ऑफ लिखा हुआ है, सम ऑफ लिखा है, मेनी ऑफ लिखा हुआ है, एनी ऑफ लिखा है, ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है, केवल आइदर ऑफ लिखा है, लेकिन यहाँ पे आइदर और लगा हुआ है, ध्यान दो जरा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, सो एज, इस तरह की जो पेयरिंग बनी हुई है, तो जब हम लोग इस तरह की पेयरिंग की बात करते हैं उस कंडीशन में, और ये कहां लगा है वो भी देखना है, वो दो सब्जेक्ट्स के बीच में लगा हुआ है, एक सब्जेक्ट 1 दूसरा सब्जेक्ट 2, तो उस कंडीशन में अगर वर्ब आएगा तो वर्ब होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट 2, किसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों, सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंग। चलिए देख लेते हैं, ध्यान दीजिए, देखो एक चीज, देखो ये यहां से पहले हम लोग समझते हैं कि क्या इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। देखो इकोनॉमिस्ट opines neither the government nor its policies looks to function according to the needs of farmers and the poor section। इसका मतलब क्या है, देखो इकोनॉमिस्ट ओपाइन जो शब्द है वो ओपिनियन से आया है, ठीक है, ओपिनियन का वर्ब फॉर्म ओपाइंस हो गया, ठीक है, कि उनका एक राय है, उनका एक मानना है, जिसका मानना है कि इकोनॉमिस्ट का, अर्थशास्त्री लोगों का क्या मानना है कि ना तो गवर्नमेंट और ना ही उनकी पॉलिसीज, ठीक है, ना ही उनकी पॉलिसीज लुक्स टू फंक्शन, जो इस प्रकार से काम नहीं कर पा रही है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ फार्मर्स, मतलब एंड द पुअर सेक्शन, मतलब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट खुद अपने आप में, ना तो उनकी पॉलिसी और ना गवर्नमेंट इटसेल्फ, उनके जितने भी उनके जो कार्य हैं वो इस प्रकार से नहीं हो पा रहे हैं कि फार्मर्स की उसमें भरपाई हो, ठीक है, मतलब वो जो भी कोशिशें सरकार कर रही है, उनकी पॉलिसी है, वो इन फार्मर्स की जो जरूरतें हैं और पुअर सेक्शंस की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने में असफल हो रही है, ठीक है, सरकार की जो पॉलिसी है या सरकार स्वयं जो है वो इन किसानों को और दूसरे जो गरीब तत्व के लोग हैं उनको उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने में नाकाम है, ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल के आ रहा है। चलिए तो ध्यान दो जरा, इकोनॉमिस्ट, अब एक चीज याद रखना, इकोनॉमिस्ट एक से ज्यादा, अर्थशास्त्री एक से ज्यादा लोग हैं, जब एक से ज्यादा है तो अगर देखो आपका सब्जेक्ट, आपका प्लूरल क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट प्लूरल, तो आपका वर्ब भी प्लूरल, तो ओपाइंस का एस नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, केवल ओपाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओपाइन। तो एक तो एरर हमने ये पकड़ लिया, ठीक है, एक एरर पता चल गया, आगे देखते हैं, तो ये इकोनॉमिस्ट ओपाइन नाइदर द गवर्नमेंट, देखो जरा, ना तो क्या बताया था, ना तो गवर्नमेंट, ये देखो नाइदर, एक तो ओपाइंस हो गया, इकोनॉमिस्ट हो, देखो नाइदर द गवर्नमेंट, तो फर्स्ट वाला ये है, फर्स्ट वाला आपका गवर्नमेंट है सब्जेक्ट, ध्यान देना दोस्तों, नाइदर द गवर्नमेंट मतलब पहले बात किसकी हो रही है, जरूरी नहीं बीच में, यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, थोड़ा बहुत फेरबदल चलेगा, तो नाइदर द गवर्नमेंट, तो ये जो गवर्नमेंट है ये आपका सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, क्योंकि नॉर आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये भाई नाइदर नॉर ये थोड़ा इधर उधर हो जाता है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ध्यान लिखना है तो यहीं पे पहले आएगा, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला काम भी है कि नाइदर द गवर्नमेंट, तो ये आपका गवर्नमेंट क्या है, सब्जेक्ट 1 है, ठीक है, नॉर इट्स पॉलिसीज, ध्यान देना, इट्स पॉलिसीज एक से ज्यादा है, भाई उनकी जो नीतियां है वो एक से ज्यादा है, तो ये आपका सब्जेक्ट 2 है, पॉलिसीज क्या है, सब्जेक्ट 2 है। अब यहां तो लुक्स टू फंक्शन, तो सब्जेक्ट 2 आपका क्या है, सब्जेक्ट 2 सर आपका है प्लूरल, क्या है सब्जेक्ट 2 प्लूरल है, और सब्जेक्ट 2 अगर प्लूरल है तो ये लुक्स का एस हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा लुक, क्या हो जाएगा सही आंसर, लुक टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड्स, है ना, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, जरूरतें, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, नीड्स ऑफ फार्मर, ऑफ के बाद ऐसा गया, ठीक है ना, तो नीड्स ऑफ फार्मर्स एंड द पुअर सेक्शन, यहां पे बाकी आपका एकदम करेक्ट है, क्लियर हो रहा है दोस्तों, तो ये रूल क्लियर हुआ, नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है, या फिर आपका नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, या सो एज, इस तरह का कभी भी, है ना, इस तरह के कभी भी कोई भी आपके कन्वेंशन आ रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है आप हमेशा किसको तर्ज देंगे, किसको इंपॉर्टेंस देंगे, सब्जेक्ट
सब्जेक्ट टू सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से आपका क्या लगेगा, आपका वर्क लगेगा।